दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, वो सोने की तैयारी कर रहा होता है कि तब तक एक उसके मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आ जाता है। लगभग रात के 11 बजे होते हैं और वो फ़ोन आता है। और जब वो फ़ोन उठाता है और बात करता है तो एक महिला का फ़ोन होता है, और वो महिला जैसे ही हेलो बोलती है तैसे ही वो पहचान जाता है कि ये कौन है, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उधर से महिला भी हल्की आवाज़ में बोलती है, हेलो, क्या सुन रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बहुत देर कर दी तुमने फ़ोन करने में। मैं तुम्हारा 7 सालों से फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने अभी तक फ़ोन नहीं किया, और आज फ़ोन किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, उधर वो जो महिला होती है उसके भी आंखों में आंसू होते हैं, और वो महिला कहती है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। याद है तुमने एक बार कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, फ़ोन कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए खड़ा रहूँगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया। और उसके बाद फूट फूट कर वो महिला भी रोने लगती है, कहती है कि मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, उधर वो महिला भी रोती है और इधर ये व्यक्ति होता है, ये भी रोने लगता। आखिर कौन थी महिला और कौन था व्यक्ति? दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना, बड़ा रोमांचक कहानी है। दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलते कहानी की तरफ। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक गांव होता है, उसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम विनोद होता है। वो विनोद जो होता है, यानी कि उसकी उम्र लगभग यही 23 साल के आसपास थी, और वो मुंबई में काम करता था। मुंबई की एक कंपनी थी, उसमें जॉब करता था, और उसका समय कट रहा था। अभी तक उसकी शादी हुई नहीं थी, क्योंकि बिहार में इतना रोजगार है नहीं, इसलिए सभी बाहर कमाने जाते। वो भी बाहर कमाने जाता था, मुंबई में काम करता था। जब वो मुंबई में काम करता था तो दोस्तों, वहाँ से जब वो वापस आता है अपने गांव के लिए, तो वापस जा रहा होता है, उसके गांव से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही एक नहर पड़ती है। वहाँ से जब वो जा रहा था तो वो देखता है कि एक लड़की है, उसकी भी लगभग उम्र 20-22 साल की रही होगी। तो वो नदी के पास रो रही थी और नदी की तरफ ही बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि वो अपने आप को इस दुनिया से ही अलविदा करने के लिए जा रही थी। जो कि विनोद होता है, वो देखता है और देख करके उस लड़की को आवाज़ मारता है। तो वो लड़की और जल्दी जल्दी नदी की तरफ भागती है, तो विनोद भाग करके उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद में दोस्तों, फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम रोते हुए नदी की तरफ क्यों जा रहे? तो वो लड़की जो होती है वो कहती, मुझे छोड़ दो, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है। तो विनोद कहता है, अरे तुम अपने आप को ख़त्म तो करने जा ही रहे हो, 2 मिनट मेरी बात भी सुन लो। तो जो लड़की होती है वो रुक जाती है, और फिर विनोद उससे पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा नाम साधना है। तो विनोद कहता है, 1 मिनट जरा पेड़ की छांव में बैठ जाओ, 2 मिनट बात कर लेते, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम करना। लड़की मान जाती है। जो साधना होती है विनोद के साथ थोड़ी दूरी पे नदी के पेड़ होते हैं, वहीं पर वो बैठ जाती है। अब विनोद पूछता है साधना से कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हो? ये जीवन तो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, ऊपर वाला जब ये जीवन देता है तो इसे ख़त्म करने के लिए नहीं देता है, और तुम इतने आसानी से ख़त्म करने जा रहे हो। तो साधना रोते हुए बोलती है कि मैं एक व्यक्ति से प्यार करती थी, एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, ऐसा मुझे लगता था, और उसने जहाँ जहाँ मुझे बुलाया मैं वहाँ वहाँ गई। उसने जो चाहा वो मेरे साथ किया, मैंने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया। समय गुजरता गया, धीरे धीरे ये कहानी बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे मेरे घर वालों को पता चल जाती है, और जब घर वालों को पता चलती है तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और लगभग अभी मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। और घर वालों को पता चल चुका है, मैंने भी बता दिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी, मेरे पेट में उसी का बच्चा है।
लेकिन घर वाले माने नहीं, मुझे उल्टा सीधा बोला और कहा कि जा जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, मेरे घर से चली जा। उन्हें मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं, घर वालों ने निकाल दिया है, कोई बात नहीं। मैं जिससे प्यार करती, जो मुझे इतना प्यार करता है, उसके पास जब मैं गई, जिसका मेरे पेट में बच्चा है, तो उसने भी साफ साफ मुझसे कह दिया कि जो तू अपनी माँ की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तुझे तेरे माँ बाप ने 20 साल पाला, तुमने उन्हें धोखा दिया, मेरी क्या होगी। दरअसल उसने भी मेरे संग अपना मन की करने के बाद में जब उसने देखा कि मेरे पेट में बच्चा है, तो उसने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे, प्यार तो हर कोई करता है। दरअसल उसका मतलब का प्यार था। उसने भी कह दिया तुम्हारा हमारा आज से कोई वास्ता नहीं, अब मेरे लिए बचता ही नहीं, ना माँ बाप का घर बचा है, और जिसने प्रेम किया उसने ही धोखा दे दिया। तो मेरे पास इस कदम उठाने के अलावा कोई भी रास्ता है नहीं। साधना फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही ये विनोद सुनता है, विनोद भी हैरान हो जाता है कि कोई किसी से प्यार करता है तो क्या शरीर पाने के लिए करता है, प्यार तो दिल से होता है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही करने के लिए करते हैं। विनोद जो होता है उसे समझ में नहीं आता है। विनोद साधना से कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, एक काम करो, मैं जहाँ मुंबई में काम करता हूँ तुम मेरे साथ चलो और वहीं रहो, अपने आप को ख़त्म ना करो। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते के हिसाब से अपने चले जाना, और अगर नहीं मिलता है तो मैं तुम्हें अपना लूँगा, इस बच्चे को अपना नाम दे दूँगा। दोस्तों, साधना जो होती है विनोद की आंखों में देखती है और फिर से एक बार फूट फूट के रोने लगती है और विनोद के गले लग जाती है। साधना कहती है कि जिसका बच्चा है, जिससे मैं प्रेम करती थी, वो भी लगता है कि मुझे प्रेम करता था, उसने ही अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हें तो मैं जानती नहीं, तुम मुझे अपनाना चाहते हो। वो विनोद के पैरों से गिर जाती है। विनोद उसे उठाता है और चुप कराता है। विनोद घर जा रहा होता है लेकिन वो घर नहीं जाता है। साधना को ले जा करके दोबारा मुंबई वहीं चला जाता है। जिस कंपनी में काम करता है उसके थोड़ी दूरी पर उसका कमरा होता है। तो वहाँ के लोगों को पता होता है कि ये शादीशुदा नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि वो काफ़ी समय से रह रहा था। इसलिए वो दूसरी कंपनी में दूसरी जगह कमरा लेता है, दूसरी कंपनी में काम लगाता है और साधना की जो मांग भर देता है, पाँव में बिछिया पहना देता है। यानी कि वहाँ जाता है तो वहाँ बता देता है ये मेरी पत्नी है। और लोग भी समझते हैं कि गांव से लोग अक्सर आते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने फैमिली को साथ लेके आते हैं। अब दोस्तों, विनोद जो होता है एक पति पत्नी की तरह ही साधना को रखता है, यानी कि दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन साधना से कह देता है कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं है मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है। धीरे धीरे 3 महीने के पेट में बच्चा था, 6 महीने और होता है। दोस्तों, साधना जो होती है एक बेटे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद में विनोद उसे अपना नाम देता है और ये खुशी खुशी रहने लगते हैं। साधना देखने में बहुत सुंदर थी, गोरी थी, इसीलिए कहते हैं सुंदर लड़कियों को अक्सर लड़के अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, अपने मन की पूरी करते और फिर छोड़ देते हैं। यही साधना के साथ में हुआ। अब दोस्तों, साधना एक पत्नी की तरह विनोद की देख रेख करती है, उसका टिफिन बॉक्स पैक करती है, खाना बनाती है, वो काम पे चला जाता और शाम को उसका इंतजार किया करती थी, घर का काम किया करती थी। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगा है और विनोद ने फ़ोन करके अपने फिर मम्मी पापा यानी गांव में बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। तो विनोद के माता पिता जो होते वो कहते हैं कि तूने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं। तो विनोद कहता दरअसल मैं किसी लड़की से प्रेम करता था और उससे मैंने लगभग 1.5 साल पहले शादी कर ली, मेरी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बताया नहीं। तो विनोद के माता पिता कहते कोई बात नहीं, तूने कर ली, तेरी मर्जी है, लेकिन अब गांव तो आ, बहू तो दिखला कैसी है। अब दोस्तों, विनोद बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके माता पिता ने साधना को एक्सेप्ट कर लिया। अब साधना एक पति पत्नी की तरह विनोद के साथ में रहने लगे पूरी तरीके से। साधना भी खुश थी क्योंकि विनोद कुछ नशा पानी करता नहीं था, अच्छा कमाता था। साधना को भी अब पति वाला प्यार मिलने लगा, वो भी खुश हो जाती है।
दोस्तों इधर विनोद जो होता है अपनी पत्नी यानी कि साधना को लेकर के अपने गांव बिहार दोबारा से आता है। आने के बाद में दोस्तों अपने घर पहुंचता है। जैसे घर गांव पहुंचता है तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। कहते हैं अरे विनोद ने शादी कर ली, कोई कहता है इसने लव मैरिज की होगी, कोई कहता है ये भगाकर शादी की। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। लेकिन विनोद के माता पिता एक आरती की थाल लाते हैं, साधना की आरती उतारते और बहू के रूप में स्वीकार कर लेते। साधना भी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जब विनोद के माता पिता साधना के मायके के बारे में पूछते कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो अब विनोद को खुद नहीं पता था कि आखिरकार वो कहाँ की रहने वाली थी। एक बार पूछा था तो साधना ने बता दिया था कि जहाँ पर हम मिले थे वहीं से कुछ दूरी पर मेरा गांव है, लेकिन अब मुझे गांव से क्या लेना देना जब मेरे माता पिता ने निकाल दिया है। इसलिए विनोद कह देता है कि ये भी वहीं मुंबई रहती थी और वहीं पर काम करती थी। हम दोनों मिले, प्यार हुआ, हमने शादी कर ली, अब हमारा एक बेटा भी है। दोस्तों कुछ समय वो गांव में रहते हैं, उसके बाद में फिर से वो मुंबई पहुंच जाता है और अपना काम करने लगता है। होता ऐसा है कि उस कंपनी का ठेकेदार होता है। एक दिन विनोद उसे अपने साथ ले आता है अपने घर पर। दोस्तों पार्टी देता है क्योंकि वो ठेकेदार कहता है तुम्हारे बेटा हुआ है तो इस खुशी में हमें पार्टी दो। लेकिन दोस्तों इस कहानी से ये सीख भी मिलेगी कि अक्सर पार्टी, दावत, दोस्त सब बाहर के ही रहने चाहिए और बाहर ही रहने चाहिए। घर पर आने के बाद क्या होता है इस कहानी से थोड़ा सबक मिलेगा। तो दोस्तों जब विनोद ठेकेदार को घर पे ले आता है तो वो ठेकेदार जब विनोद की पत्नी साधना के ऊपर नज़र पड़ती है तो दोस्तों उसकी नीयत खराब हो जाती है। उस दिन तो वो पार्टी करता है, लेकिन उसके बाद में जब विनोद काम पे जाया करता था तो उसे काफ़ी देर तक काम करवाया करता था कंपनी में, और खुद दिन में वो जाता था विनोद के घर पे। विनोद के पीछे साधना के पास जाने के बाद में साधना से सीधे सीधे बोल दिया तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और एक काम करो तुम मुझसे प्रेम प्रसंग कर लो या मुझसे शादी कर लो, विनोद को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा और विनोद से भी ज़्यादा मेरे पास पैसा है। साधना अपना बीता समय याद करती है और याद करने के बाद में वो सोचती है कि अगर विनोद ना होता तो आज मैं भी ना होती। इसलिए वो ठेकेदार को साफ साफ कह देती मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनके अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। ठेकेदार कई बार आता है और साधना के मुंह की खा के चला जाता है। ठेकेदार ने भी मन में सोच लिया चाहे कुछ भी करना पड़े मैं साधना को पाकर ही रहूँगा। इधर दोस्तों साधना विनोद को कुछ भी बताती नहीं, क्योंकि वो सोचती अगर बता दिया तो कहीं ये ठेकेदार से लड़ना पड़े, काम छूट जाए। समय दोस्तों चलता रहता है। अब ठेकेदार क्या करता है, विनोद के ऊपर पैसे खर्च करना चालू कर देता है, यानी कि उसे नशे की लत डालने लगता है। विनोद शुरुआत में कहता मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन वो ठेकेदार होता वो कहता मैं कौन सा तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। अच्छी अच्छी ब्रांड की वो शराब लाता है और विनोद को पिलाने लगता है। धीरे धीरे विनोद जो होता है नशे का आदी हो जाता है। अब दोस्तों शुरुआत अच्छे ब्रांड से हुई थी, लेकिन अब तो कोई देसी भी हो वो भी चल जाती है। विनोद रोज पीने लगता है। साधना उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन वो समझने को राजी नहीं होती है। दोस्तों धीरे धीरे होता ऐसा है कि शाम को ठेकेदार इतना पिला दिया करता था विनोद को कि उसे घर आने का भी होश नहीं रहता था। तो ठेकेदार स्वयं आता था और विनोद को घर छोड़ता था और उसके बाद साधना भी दो चार बातें करता था। अब दोस्तों होने ऐसा लगा कि समय के साथ साथ साधना को विनोद का प्यार और शरीर मिलना बंद हो गया, क्योंकि विनोद इतने नशे में आता था जिससे दोस्तों की साधना को वो प्यार नहीं मिल रहा था जो चाहिए था। साधना भी कुछ दिन तक तो धैर्य बांधे रखती है। उसके बाद इधर जो उसका ठेकेदार होता है वो भी साधना के करीब आने लगता है। बातचीत जब बढ़ने लगती है तो साधना को भी लगता है कि शायद ठेकेदार अच्छा व्यक्ति है, और उधर विनोद भी इस ऐप में पड़ गया कि अब पर दिन साधना और विनोद का झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना पड़ जाता है कि साधना विनोद को अब वो सारे जो उसके एहसान थे वो भूल जाती है और धीरे धीरे वो ठेकेदार की तरफ आकर्षित हो जाती है। एक समय वो आता है जो ठेकेदार के मन की जो मुराद होती है वो भी पूरी हो जाती है। दरअसल विनोद काम कर रहा होता और ठेकेदार साधना के लिए जब आता था तरह तरह खाने पीने की चीज़ें लाता था, गिफ्ट वगैरह लाता था, तो साधना उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और जब विनोद काम कर रहा होता है तो ठेकेदार घर पे आता है और साधना से फिर कहता है
और साधना फिर उसकी बात मान जाती है। वो सब कुछ होता है ठेकेदार और साधना में जो पति पत्नी के बीच में होता है। समय दोस्तों धीरे धीरे और गुजरता है कि एक समय ऐसा आता है कि ठेकेदार कहता है तुम मेरे साथ रहो और विनोद को छोड़ दो, और साधना भी फिर वही करती है। क्योंकि दोस्तों घर में जब छोटी छोटी बातें होती तो वो झगड़े इतने बढ़ जाते, फिर औरतों को ये समझ में नहीं रहता है कि वो क्या कर रही हैं। वो धीरे धीरे अपने मन में एक वही बसा लेती कि जिस तरह साधना ने बसा लिया कि विनोद अब एक नशेड़ी बन चुका है, इसके साथ मेरी जिंदगी नहीं कटेगी। साधना फाइनली विनोद को छोड़ देती है। जब छोड़ देती है ठेकेदार के साथ रहने लगती है। तो एक दिन विनोद जाता है साधना के पास में और कहता है कि अपना समय याद करो, मैं तुम्हें कैसे लाया था और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम आज भी दूसरे के चक्कर में पड़ गई, लोग तुम्हें यूज करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन साधना के कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो विनोद आखिरी दिन फिर जाता है, साधना को समझाता है। साधना को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। विनोद कहता है साधना से कि आज मैं मुंबई छोड़ करके जा रहा हूँ और जाते जाते तुम्हें कह रहा हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए खड़ा रहूँगा। दोस्तों इतनी बात विनोद कहता है और वो कंपनी और वो जगह छोड़ करके वो बिहार लौट आता है। जब उसके माता पिता पूछते बहू कहाँ है, तो कहता है मेरा और बहू में झगड़ा हो गया, इसलिए बहू अपने मायके चली गई है। वो सच नहीं बताता है और समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है। इधर 1 साल बीत जाती है। उसके बाद में विनोद फिर मुंबई जाता है, जहां वो पहली कंपनी में काम करता, जहां वो कमरा ले रखा था वहीं वो काम करने लगता है। और लगभग उस कंपनी से दूसरी कंपनी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर थी। अब विनोद फिर से अकेला रह जाता, काम करने लगता, समय बीतने लगता है। दोस्तों इधर साधना ठेकेदार के साथ रहती है कुछ समय तक। उसके बाद जब ठेकेदार का मन भर जाता है तो दोस्तों वो साधना को छोड़ देता है। अब दोस्तों साधना का एक बेटा तो पहले ही था जो कि उसके प्यार प्रसंग में हो गया था, और दूसरा एक बेटी होती है उस ठेकेदार से। दोस्तों 2 बच्चे साधना खो जाते हैं और ठेकेदार का जब मन भर जाता है तो साधना को छोड़ देता है। साधना बहुत गिड़गिड़ाती है ठेकेदार के सामने, लेकिन वो कुछ भी उसकी सुनता नहीं है, उसे छोड़ करके चला जाता है। अब दोस्तों साधना फूट फूट कर अपने किए पे रोने लगती है और उसे रह रह कर के विनोद की बातें याद आती हैं कि विनोद ने आखिरकार कहा था कि ये सब कुछ नहीं होता, तुम्हारा यूज करेंगे और फिर छोड़ देंगे। दरअसल उसे अब विनोद का प्यार जो होता है वो याद आने लगता है कि सच में विनोद ने उसे प्यार किया था। लेकिन दोस्तों हो क्या सकता है, साधना जहाँ करके भी विनोद को फ़ोन नहीं करती है। साधना अब उसके सामने कुछ रास्ता बचता नहीं, तो वो मुंबई में अपने एक लड़की और एक लड़के को ले करके सीधा अपने गांव मायके जाती है। मायके जाने के बाद में अपने माता पिता के पास में गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है, मैं इन बच्चों को कैसे पालूं। तो उसके माता पिता कहते तू तो मेरे लिए पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तू अगर नहीं मानती है तो मैं तुझे दूसरे गांव में एक कमरा दिला देता हूँ, एक मकान, उसका किराया मैं दे दिया करूँगा और उसके बाद में तू अपना कमा और खा। दोस्तों जो उसके माता पिता होते हैं, पड़ोस में ही 2-3 किलोमीटर दूर पर एक गांव होता है, वहाँ एक मकान किराए पर उसे दिला दिया जाता है, जिसका किराया उसके माता ही पिता भरते हैं। अब दोस्तों उधर वो महिला जो होती साधना, वो मेहनत मजदूरी खेतों में किया करती थी। धीरे धीरे जिंदगी यापन होने लगती है। उसके बाद में दोस्तों लगभग 5 साल गुजर जाते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद में साधना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। जब साधना को बीमारी हो जाती है तो वो बिहार में कई हॉस्पिटल में दिखाती है। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर कह देते हैं कि शायद अब ये बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होगी और जाओ अपने घर पर ही रहो। दोस्तों अब साधना को लग रहा था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है। उसे अपने किए पे भी बहुत पछतावा होता है। वो रो रही होती है विनोद को याद कर करके, और वो चाहती थी कि एक बार विनोद से मिल ले। धीरे धीरे दोस्तों 6 साल अब बीत चुके थे। साधना एक दिन जब सोती है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में होती है तो वो अपना फ़ोन उठाती है और हिम्मत करके विनोद का नंबर मिला देती है। जब नंबर मिलाती है, विनोद भी सोने की तैयारी कर रहा होता, लगभग रात के 11 बज चुके होते हैं। साधना का फ़ोन विनोद के पास पहुंचता है। जैसे ही साधना हेलो करती है, विनोद उसे पहचान जाता है और वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी फ़ोन करने में, आज कैसे याद कर लिया, इतने सालों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई,
तो साधना रोते हुए कहती है कि याद तो बहुत आई, लेकिन जो मैंने गलती की उस पे बहुत पछतावा हुआ। आखिरकार मैं क्या मुंह लेके तुम्हारे पास फ़ोन करती, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय चल रहा है और मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तो विनोद पूछता आखिर तुम्हें हुआ क्या? तो वो साधना कहती है कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अब दोस्तों इतना सुन करके विनोद की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहता था साधना को बहुत ज़्यादा। तो पूछता है कि तुम हो कहाँ? तो वो बता देती है कि मैं अपने गांव के पास ये नाम का गांव है, इसमें किराए पर रहती हूँ, मेरे माता पिता कमरे किराए देते हैं। अब मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय चल रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। विनोद कहता कोई नहीं, ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। अब विनोद तो मुंबई में काम कर रहा था। उसके बाद में दोस्तों अगले दिन वो वहाँ से निकल लेता है और सीधे साधना के पास में उसके घर पूछते हुए पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में जब साधना की हालत देखता है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। साधना को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी हालत को देख करके। और जब साधना विनोद को देखती है तो फूट फूट कर उसके गले से लग करके रोने लगती है और कहती है कि शायद मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश है, मैंने जैसा किया मैंने उसका पाप भी वैसा ही भोगा है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। विनोद जो होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। और फिर से विनोद एक बार साधना को और उन दोनों बच्चों को साथ ले जाता है मुंबई में, उसी कमरे पर जहां पर वो रह करके काम कर रहा था। और वहां बड़े हॉस्पिटलों में जब दिखाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल इनकी बीमारी तो ज़्यादा बढ़ गई है, समय लगेगा ठीक होने में और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। अब दोस्तों धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगता है अच्छे हॉस्पिटल में, साधना को आराम मिलने लगता है। पैसा तो काफ़ी लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब साधना पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद में डॉक्टर कहते हैं अब इनको तुम अपने घर ले जाओ। तो विनोद अपने कमरे पे साधना को ले आता। उन बच्चे तो पहले ही रह रहे होते हैं। अब साधना विनोद से नज़र मिला नहीं पाती, क्योंकि साधना ने किया ही ऐसा था। दरअसल साधना कहती मुझसे गलती होगी, आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी, मैं समझ चुकी हूँ कि दुनिया क्या है और किस चीज़ पे वो मरती है। विनोद जो होता है साधना बहुत चाहता है, तो विनोद उसे एक बार फिर से अपना लेता है और फिर से अपने गांव पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी साधना की लड़ाई ख़त्म हो गई है और साधना को मैंने बुला लिया है। दरअसल अब विनोद चाहता था कि मैं अपने गांव में रहूं, और उसने इन सालों में इतना पैसा जोड़ लिया था जो कि गांव में कोई भी काम कर सकता था। विनोद कहता है अब मुझे मुंबई में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर एक बार मेरे साथ धोखा हो चुका, क्या पता आगे भी ऐसा हो। और दोस्तों धीरे धीरे विनोद ने जो शराब की लत थी वो भी छोड़ दी थी। अब होता ऐसा है कि वो साधना जब ठीक हो जाती है तो विनोद साधना और उन दोनों बच्चों को लेके अपने गांव बिहार आ जाता है और वहीं पर एक कपड़े की दुकान खोल लेता है। और दोस्तों अपने माता पिता के साथ में वो रहने लगता है, उसका जीवन आनंद से गुजरने लगता है। साधना फिर किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ विनोद को चाहती है और विनोद से ही प्यार करती और उसे ही पति बना करके रखती है। दोस्तों आज की रही ये कहानी कैसी लगी आप लोग एक कमेंट जरूर करना कि विनोद ने जो उसे दोबारा अपनाया क्या सही किया या गलत किया। दोस्तों जो भी आपकी राय हो कमेंट में देना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं नई नई कहानी आप लोगों को ला सकूं। दोस्तों यूट्यूब के अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके या फॉलो का ऑप्शन हो तो फॉलो करके लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।